कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। और जितने भी लोग कैमरे पे नहीं है, जूम पे जो लॉग्ड इन है, भाई लोग एक बार जूम पे आ जाओ, जल्दी से कैमरे पे आ जाओ। और जो लोग वन ऐप पे लॉग इन है, प्लीज एक बार नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग मुझे चैट पे लिख के बता रहे हैं। यस भागीरथ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन भी आज का जो सेशन है, आपको पता ना, लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क्स की हमारी पूरी सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में आज चौथा दिन है। हमने अभी तक कई सारे बिजनेस फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखे हैं। कहते हैं ना कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको एक्शन प्लान चाहिए होता है। और स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान कहाँ मिलता है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कहाँ मिलता है स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान? अगर आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, किसी किसी भी काम को करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान कहाँ मिलता है? हाँ ठीक बात है, फ्रेमवर्क्स के जरिए। और वो फ्रेमवर्क्स आपको सिखा रहे हैं कौन अभी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको सिखाया जा रहा है, जितिन वैद सर आपको फ्रेमवर्क्स के जरिए सिखा रहे हैं। जितिन वैद सर, फिर से बुलाता हूं आपको रिटमस के इस प्लेटफॉर्म पे आज दोबारा से। कल हम सेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज के जरिए हम कौन कौन से फ्रेमवर्क आज लेके आए हैं आप हम सभी के लिए, प्लीज जल्दी से आपको बुलाते हैं। जितिन सर, ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। Thank you, Vimal sir. I will try to meet your expectations and everyone's expectation. I'll try my best. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। आप सभी का स्वागत है आज की लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क्स ट्रेनिंग में। विमल सर ने रिक्वेस्ट किया, मैं भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो पे आ जाइए। इसके साथ साथ अगर आप रेडी हैं तो डायरी पेन भी अपने साथ रखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा लर्निंग देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके आया हूँ आप सबके लिए। एंड अगर आप सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, वीडियो पे रहेंगे, तो मुझे भी उत्साह मिलेगा आपको और बेटर डिलीवर करने का हर बार। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ। जस्ट लेट मी नो अगर आप देख पा रहे हैं। इज इट विजिबल, विमल सर? विजिबल सर। ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑन कैमरा। लेट्स बिगिन। ओके, सो लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग चल रही है और दिस इज द फोर्थ सेशन। जो संडे को होने वाला था वो हम कल नहीं कर पाए। और मैं आपको इसी स्लाइड पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि 11:45 तक मैं आज का सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे पास आप सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आप सबको पता होनी चाहिए। और कंपनी के सीनियर लीडर्स आके आपको वो अपडेट देंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप सेशन में बने रहिए आखिरी तक। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक सूचना, जरूरी सूचना आपको मिलने वाली है सेशन में। जो संडे को सेशन होने वाला था वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। आज की जो सेशन की ड्यूरेशन है वो है 11 से 12। और आगे के सेशंस में भी जो ड्यूरेशन रहेगी वो हम आपको थोड़ी ही देर में कम्युनिकेट करने वाले हैं। सो आज की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सरप्राइज टेस्ट लेना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को 8P का जो सीक्वेंस है वो याद है? क्या आप मुझे चैट विंडो पे लिख के बता सकते हैं? थैंक यू एवरीवन फॉर द वार्म वेलकम। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेज आए हैं, थैंक यू सो मच। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या आप में से किसी को भी 8P का सीक्वेंस याद है? क्या आप मुझे चैट विंडो पे लिख के बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है आपकी नॉलेज के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 8P का सीक्वेंस अगर किसी को भी याद हो। ओके, आपने पहला बताया प्रॉब्लम, मोहित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदूराम सर, जय श्री राम। अगर आप बता सकें सीक्वेंस बहुत अच्छा होगा। रवि सर बता रहे हैं प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल। फर्स्ट इज प्रॉब्लम। मोहित कुमार सर कह रहे हैं पीपल। थैंक यू। पूरा याद है किसी को 8P का सीक्वेंस? मोहित कुमार सर पीपल प्रोडक्ट। मैं 10 सेकेंड और दूंगा। सेकेंड इज प्रोस्पेक्ट। ओके, फाइन। Okay, finally, I have the answer from Ruby Madam. Problem, prospect, people, product, price and positioning, portion लिखा आपने, process and performance, profit and purpose. Thank you, Ruby Madam, for being on camera and for giving almost the correct answer. Thank you, अभिषेक जी। अब आंसर आना शुरू हो गए हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब आंसर जो आ रहे हैं वो कंप्लीट आ रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों ने याद कर लिया है सीक्वेंस।
मैं आपको उसका बेनिफिट बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हो ना, तो उसकी उसकी जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है या बिजनेस का गोल है, वो 8 बी के सीक्वेंस में ही कहीं ना कहीं आता है। या तो वो प्रॉफिट की बात करेगा, या तो मार्केटिंग की बात करेगा, या तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, डिस्काउंट, ये क्रेडिट पे देना पड़ता है, उधार पे बेचना पड़ता है, उसकी बात करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस का सीक्वेंस क्या है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे कैसे? सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये 8 पी का सीक्वेंस आपको मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग में मिल जाएगा। आप सब लोग प्लीज उसको याद करने का प्रयास कीजिए, और एक बार आप याद कर लेंगे तो आपका आगे आने वाला टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं कस्टमर की कन्वर्सेशंस में। सो हमने लास्ट टाइम जो फ्रेमवर्क किया था वो था सी थिंग्स बेटर देन दे आर। आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था ये फ्रेमवर्क, अगर आपको याद हो। तो हमने इसमें जो आउटकम था, जो मोरल था, वो ये था कि एवरी इंसिडेंट, एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट इन माय लाइफ। सो अगर आपके पास कोई भी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपसे बहुत ही शॉकिंग होता है या ठेस पहुंचाता है, तो हमने ये समझा था कि उस इंसिडेंट को के अंदर अपनी साइकोलॉजी और अपनी फिजियोलॉजी में क्या बदलाव लाएं, ताकि आप उसी सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव कर पाए और आगे बढ़ पाए। ये हमने सीखा था। सो मैं आप सब, ये मैंने क्यों रखा है इस स्लाइड को, इसके पीछे रीजन एक ही है कि दोस्तों, देर आर टाइम्स जब मुझे एक चीज को रिपीट करनी पड़ती है ताकि आप उसको भूले ना, वो रिकॉल करते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, एक लीडरशिप का फ्रेमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे जाके एक लीडर लीडर की तरह काम करें। सो एक लीडर जो होता है ना, अपनी मानसिकता को बहुत ही स्ट्रांग रखता है। तो ये बेसिकली आपका मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करता है। सो आज का जो ट्रेनिंग का जो कंटेंट है, वो उसमें हम कवर करने वाले हैं फ्रेमवर्क की वीडियो, टारगेट ऑडियंस, वो किसके लिए फ्रेमवर्क बना है बेसिकली, और जिसके लिए बना है वो फ्रेमवर्क, उसकी कौन सी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। इसके साथ साथ नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं वो सवाल पूछूंगा, तो क्या मैं कस्टमर की जो नीड है या उसकी जो नीड अभी तक उसने सोचा नहीं है, क्या वो मैं इस्टेब्लिश कर पाऊंगा? तो ऐसे कुछ सवाल बताएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। साथ ही साथ जो मेरा ब्रांड प्रॉमिस है वो है बोनस। तो डेफिनेटली आज भी आपको मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा। सो हमेशा हम ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले फ्रेमवर्क्स के कोर की बात करते हैं। हम क्यों बात करते हैं फ्रेमवर्क्स के कोर की? ताकि आपको समझ में आए कि यार ये फ्रेमवर्क्स बनते कैसे हैं, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, आप इसी फ्रेमवर्क के माध्यम से उसका हल ढूंढ पाए। इसीलिए फ्रेमवर्क्स का जो कोर है, यानी कि यार ये बनते कैसे हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल किस प्रकार के होते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको 2-3 मिनट इसके बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। मैं रिपीट इस वो ही बात करता हूँ जो रिपीट करने से फायदा होगा आपका, अदरवाइज मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बहुत टाइम बता चुका हूँ कि हमेशा फ्रेमवर्क के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें या तो हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं या उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में मदद करते हैं, या उसका सोल्यूशन डिफाइन करने में मदद करते हैं, सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। आपने ये ऑलरेडी देखा है बहुत बार मेरे साथ, ऑलरेडी मैं इसको बता भी चुका हूँ। आस्किंग सोल्यूशन इज कोचिंग, आस्किंग प्रॉब्लम इज काउंसलिंग। तो ये क्वाड्रेंट है। टेलिंग सोल्यूशन इज मेंटरिंग, टेलिंग प्रॉब्लम इज मैनेजिंग। हमारे जो फ्रेमवर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आस्किंग सोल्यूशन या आस्किंग प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ और जितिन बोनस सर, बताना चाहता हूँ। जितिन सर, आई एम रियली सॉरी बट एक ना चैट बॉक्स में भी एक मैसेज आया, प्लीज दो पिछली वाली जो स्लाइड है ना एक बार दोबारा से रिआइटेट कर देते। आस्किंग प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरीके से, एक बार दोबारा से ओके, श्योर। अमित जी ने ठीक, पूछा है। थैंक यू सर। ओके, सो दोस्तों मैं आपको इसमें 1 मिनट और लगाता हूँ इस स्लाइड पे। बेसिकली जब भी आप किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ते हो, तो आप उसमें देखते हो कि उसमें ना इंसाइट जनरेटिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंसाइट जनरेटिंग का मतलब क्या है? इंसाइट जनरेटिंग का मतलब है उस सिचुएशन की डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस में आज की डेट में वर्किंग कैपिटल बचता ही नहीं है, या है ही नहीं वर्किंग कैपिटल, या कैश आ ही नहीं रहा है, तो कम तो सोल्यूशन लेने से पहले समझोगे ना कि दिक्कत क्या है, क्यों आ रहा है ऐसा प्रॉब्लम। तो यू नीड टू आस्क द प्रॉब्लम, यार व्हाट आर द टॉप 3 रीजंस और 4 रीजंस, मतलब ऐसे 4 से 5 क्या बड़े कारण हैं
जिसकी वजह से आज की डेट में मेरे को उधार पे माल बेचना पड़ रहा है, या मेरे हाथ में कैश नहीं आ रहा है। माल तो बेच रहा हूँ लेकिन कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? प्रॉब्लम समझूंगा, और जब मैं प्रॉब्लम को समझ जाऊंगा या डिफाइन कर लूंगा, तब मैं उसके सोल्यूशन पे चले जाऊंगा कि व्हाट आर द टॉप 5 वेज जिससे मैं अपने फाइनेंस को मॉनिटर कर सकता हूँ। मुझे कौन सी ऐसी शीट्स है या ऐसे कौन से ट्रैकर्स हैं जो मुझे देखने चाहिए, जो मुझे समझने चाहिए। मुझे अपनी बैलेंस शीट के कौन से टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। मुझे ऐसी कौन कौन सी फाइनेंस की स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इतनी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या कभी मैंने पढ़ी भी है, खोल के देखी भी है, या मैं पूरी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट हूँ? क्या मैंने ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट बना दिया जो सब बेच रहे हैं? तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन जब दोनों को लेके चलते हैं ना, तब आप सही सोल्यूशन या सही एक्शन प्लान डेवलप कर पाते हैं। तो दोस्तों, फ्रेमवर्क का कोर क्या है? आस्किंग द प्रॉब्लम एंड देन आस्किंग द सोल्यूशन। इट इज प्रॉब्लम और टेलिंग द सोल्यूशन। हम जनरली जो वीडियो होती है, जो सपोर्टिंग वीडियो होती है, उसमें विवेक सर डेफिनेटली बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस किस बेस पे बना है ये फ्रेमवर्क, या इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या सोल्यूशन है। ये वीडियो के अंदर डेफिनेटली होता है, लेकिन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर काउंसलिंग एंड जो कोचिंग है उसके क्वेश्चंस रहते हैं। आई होप दैट आंसर्स विमल सर। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेटली सर। दोस्तों, अब मैं आपको आज का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है इसका वो बताने वाला हूँ, क्वालिटीज ऑफ अ कोच। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा प्रोडक्ट जो फ्रेमवर्क्स है वो उसमें कोचिंग वर्क कैसे करती है, और उनकी क्वालिटी क्या है कोच की, सवाल पूछने की क्वालिटी। क्योंकि अगर आप वो क्वालिटी को खुद भी इम्बाइब करेंगे तो आप भी कोचिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। आपको याद है हमारा एरो पार्ट 1 का क्वेश्चन क्या था कि आप किसको एस्पायर करते हो, उनकी कौन सी क्वालिटीज हैं। मैं आपको कोच की क्वालिटीज बताना चाहता हूं ताकि आप भी उसको रेप्लिकेट कर सको। सबसे पहले, जो कोच होता है ना वो ना सुनता है जनरसली। जनरली स्पीकिंग हम क्यों सुनते हैं? हम इसलिए सुनते हैं दोस्तों क्योंकि हम जवाब देना चाहते हैं। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप खुद अपनी लाइफ को एक बार ही सोचिए। जनरली स्पीकिंग जब भी कुछ कुछ बोल रहा होता है तो वो क्या करता है? हाँ, तू बोल, तू बोल, तू बोल, मैं जवाब दूंगा फिर, है ना? तो वो जवाब देने के लिए हमारा सुनना होता है। या फिर कई बार तो कोई कुछ बोल रहा होता है तो हम अपने मोबाइल फोन पे काम कर रहे होते हैं, हम हियरिंग कर रहे होते हैं, नॉट लिसनिंग। जनरली स्पीकिंग जो सबसे पहली क्वालिटी होती है ना कोच की, द कोच लिसन जनरसली। जनरसली मतलब कि दया भाव से, क्या मुझे इसको सपोर्ट करना है, मुझे इसको समझना है। और उसमें क्यूरियोसिटी होती है कि हो सकता है कि इसकी जो बता रहा है ना उसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ही बता दे। साथ में वो ना रेडी होता है अनसर्टेनिटी के लिए। वो दिमाग में ना ये लेके नहीं जाता कि यार मैं इसकी बात इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको ये बोलना है। वो हमेशा नई प्रकार की कन्वर्सेशन होने के लिए या नई डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी को वो कहता है ठीक है ये होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है। तीसरा, वो हमेशा कस्टमर के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ या जिससे भी बात कर रहा है वो एक रिलेशनशिप या रेपो बिल्डिंग करता है। कैसे करता है? वो रिलेट करता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत कॉमनली होता है, लेकिन आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग का वो एक्सरसाइज डेफिनेटली करता है। इसलिए जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे टीम में एक आनंद ठाकुर सर हैं, वो मेरे से संडे को मिला, और उन्होंने सैटरडे को मिला, उन्होंने बताया कि सर जब से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो ना, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी टीम के अंदर। और वो क्या है? पहले वो हमेशा पूछते थे, वो हमेशा किसी भी कस्टमर से मिलाते थे ना तो बोलते थे सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में वो है। अब आपकी ट्रेनिंग के बाद वो सवाल पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या रूट कॉज है। तो बेसिकली ये क्वालिटी है जो आपको मैं एहसास कराना चाहता हूँ कि एक कोच जो होता है ना वो क्वेश्चंस पूछने में विश्वास रखता है, जो सोल्यूशन की तरफ लेके जाए कन्वर्सेशन को। उससे फायदा क्या होता है कि पूरी कन्वर्सेशन है ना
अपने आप वही जाती है जहां पे आप चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप किसी से क्यों बात करते हैं, उसको सोल्यूशन देने के लिए ना। तो सवाल ऐसे पूछिए जो सोल्यूशन की तरफ लेके जाइए। क्वालिटीज हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपनी कन्वर्सेशन में चेक कीजिए कि आप ये 4 क्वालिटीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ 4 ही है, मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं हर रोज सारी नहीं कवर करूंगा। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता जाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, डोंट सेंटर द डिस्कशन अराउंड यू। इट्स नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द अदर पर्सन। कोच जो होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने आप को नहीं सेंटर में लगता है, सामने वाले को सेंटर में लगता है। इसका वर्ड क्या है? कंज्यूमर एम्पैथी। आज की डेट में अगर मैं इतने साल कस्टमर सर्विस में काम कर पाया हूं, तो मेरा जो सीक्रेट है ना, वो है कंज्यूमर या कस्टमर। मैं ना अपने सामने वाले के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होता हूँ, और ये सीक्रेट है मेरा, क्योंकि मेरा काम है कस्टमर्स को सपोर्ट करना। तो मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो होता, या मेरी फैमिली में मेरी मम्मा होती, पापा होते, और वो ऐसा फील कर रहे होते, तो मैं क्या करता। एंड दैट इज वाई आई बी इन दैट पर्सन शूज, और फिर उसी के अराउंड सोचता हूँ, उसको हेल्प करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचता हूँ। तो आप भी ये एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्बाइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, की प्रिंसिपल्स ऑफ कोचिंग। फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी किसी भी कस्टमर से बात करें तो आपको एजेंडा पता होना चाहिए कि सर, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। दूसरा, कोची हैज द रिसोर्सफुलनेस, यानी कि कोची जो है, वो कोची कौन होता है? जो सामने वाला पर्सन है। कोच कौन होता है? आप। सो वो ही एजेंडा बताएगा कि उसको किस बारे में बात करनी है, क्या प्रॉब्लम है। एंड ही हैज अ रिसोर्सफुलनेस, यानी कि उसके पास सारे अंदर, जब वो सवाल सही पूछोगे तो अपने आप रिसोर्सेस आएंगे कि ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। आपको आंसर नहीं देने हैं इस केस में, बेसिकली कोचिंग करते समय। तीसरा, कोची, जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सफुलनेस है, कोची के पास ही सारे आंसर्स हैं, एंड कोची के पास ही पोटेंशियल भी है उसको अचीव करने की। आपको सही सवाल पूछने हैं, आंसर्स ढूंढ पाए, सही रिसोर्सेज निकलवा पाए, और उसकी पोटेंशियल को निकाल पाए। तो ये की प्रिंसिपल्स होते हैं कोचिंग के। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के फ्रेमवर्क पे आपको लेके चलते हैं। आज का जो पहला फ्रेमवर्क है वो है क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। इसके अंदर दोस्तों, जो फ्रेमवर्क का पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो को दिखाने के बाद, ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। सो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि ये जो क्रिएटिंग एंट्री बैरियर है, इसमें बताया क्या गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर। बेसिकली आपका बिजनेस, यानी कि आपका मतलब आपके कस्टमर का बिजनेस को सिक्योर कैसे करें, उसके बिजनेस के फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, बाय क्रिएटिंग मोनोपोली। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, मोनोपोली कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग के ऊपर। सो नाउ आई विल प्ले द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। फाइनली, अगर आपको कोई सवाल है तो आप लिख सकते हो और चैट विंडो पे मुझे भेज सकते हो। मैं जैसे वीडियो खत्म होगी, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। जस्ट सेकंड। स्वागत है आप सबका। मुझसे आपने 3 दिन में कई बार प्रश्न पूछे और मैंने भी आपसे चर्चा करी अपने मार्केट शेयर को बड़ा करने के लिए, आपके कंपटीशन से बचने के लिए, कस्टमर को डिस्काउंट ना देना पड़े और आपके बिजनेस में बड़ी मोनोपोली क्रिएट हो सके। कस्टमर आपसे डिस्काउंट तभी मांगेगा जब उसके पास आपके अलावा मार्केट में कोई ऑप्शन हो। कस्टमर आपसे डिस्काउंट तब भी मांगेगा जब उसका आपके प्रोडक्ट में कोई ऑब्जेक्शन हो। ये दो बातें, डिस्काउंट खत्म करने के लिए एक ऑब्जेक्शन और दूसरा मार्केट का ऑप्शन, ये दो चीजें गई तो डिस्काउंट कभी नहीं देना पड़ेगा, आपका मार्केट शेयर सबसे बड़ा हो जाएगा। जो आप कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं रहा, तो पूरी मोनोपोली आप ही की हो गई मार्केट में। अब वो करना है तो कैसे करना है, इस असाइनमेंट को भी इंप्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क दिया। इसमें कुछ प्रश्न है मेरे सामने, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अपने कस्टमर को पहचानिए। आपके कस्टमर का साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक है क्या? साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक मतलब पहले परफेक्ट कस्टमर का डिजाइन कुछ लिखिए। मेरा परफेक्ट कस्टमर कैसा दिखना चाहिए? तो उदाहरण के रूप में डोमिनोज पिज्जा ले लेते हैं। डोमिनोज पिज्जा खाने वाले का साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक क्या होगा? उनके लिए परफेक्ट कस्टमर कौन होगा? 7 साल से लेकर 45 साल तक का आदमी। 7 साल का बच्चा, 45 साल तक का आदमी, वही डोमिनोज खाएंगे।
इनकम ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? 30,000 रुपया महीना से 1.5 लाख रुपए महीने वाला आदमी डोमिनोज पिज्जा खाएगा। जेंडर भी प्लान किया, डोमिनोज ज्यादा मेल पॉपुलेशन ज्यादा पसंद करती है डोमिनोज। उन्होंने देखा थोड़ा यूथफुल, अनडिसाइसिव, वर्डली यूथ जो है सिटीज का, उनको डोमिनोज फास्ट फूड, जिनके पास टाइम कम है वो लोग खाते हैं। ऐसे कई उन्होंने अपने इनकम ब्रैकेट, जेंडर, सेक्स, उनकी प्रेफरेंस, उनका नेचर, कल्चर सब लिखना शुरू किया। इसको बोलते हैं साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि एज, इनकम ब्रैकेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, माइंडसेट, बायर है कि बार्गेनर है, लाइफस्टाइल, अर्बन है कि रूरल है, इंटरेस्ट, कल्चर, एस्पिरेशन। थोड़ा सा अपने कस्टमर को पहचानिए। इससे तो समझ में आया कस्टमर है क्या। अब आप अगला प्रश्न, उस कस्टमर को अभी आप आजकल बेच क्या रहे हैं, आपका करंट पोर्टफोलियो क्या है प्रोडक्ट सर्विसेज का, चाहे प्रोडक्ट है सर्विस है। एक बात ध्यान रखिए, जो आप में से कई एम्प्लॉइज है ना, वो भी ध्यान रखिए, आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है? आपका बॉस, या आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट, या आपकी कंपनी का कस्टमर। हर आदमी अपने अपने हिसाब से इस असाइनमेंट को करे। तो अपने करंट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट सर्विसेज में डोमिनोज क्या लिखेगा? वो पिज्जा बेच रहा है, पास्ता बेच रहा है, टैको बेच रहा है, वेज है, नॉन वेज है, गार्लिक ब्रेड्स है, सॉसेज है, कुछ थोड़ा डेजर्ट, वो अपने सारे करंट प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी उसका करंट पोर्टफोलियो वो लिख लेगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अब आप देखिए, याद करिए मैंने क्या बताया था, मोनोपोली क्रिएट करना है, डिस्काउंट से बचना है, मार्केट शेयर बड़ा करना है, बिजनेस बहुत सबसे बड़ा बिजनेस लेके जाना है, एंट्री बैरियर क्रिएट करना है। तो दो ही चीजें हैं, एक कस्टमर का ऑब्जेक्शन और दूसरा कस्टमर का ऑप्शन। तो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कस्टमर क्या ऑब्जेक्शन दे रहा है वो लिख लो, और आपके जैसे कॉम्पिटिटर की उसके पास क्या क्या के नाम लिख लो। ऑब्जेक्शन ऑप्शन दोनों लिख लो या सामने आपने लिखने पड़ेंगे आप। हाँ, जैसे उदाहरण के रूप में अगर डोमिनोज में वापस ले लेते, डोमिनोज के लिए ऑप्शंस क्या क्या है? पिज्जा, Jitin sir, can you please unmute? वॉइस नहीं आ रहा जितिन सर। Jitin sir, are you there? स्टाफ होना चाहिए या अच्छा सराउंडिंग होना चाहिए। तो ये आ गए आपके सामने। अब इन ऑब्जेक्शन और ऑप्शन को खत्म करने के तरीके को बोलेंगे आपका स्ट्रेटेजी शीट। ये क्या है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीके हैं, फ्रेमवर्क्स। इन पे देखिए, उत्तर ठीक तभी मिलेगा जब प्रश्न ठीक होगा। अब आपने साथ में मेरा सपोर्टिंग यूट्यूब वीडियो देखा होगा, जहां हमने आपको बताया है कि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब मैं कुछ 10 तो मैंने वहां वीडियो में बता दिए थे। जो 10 जो बताए थे वो थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट एंड लाइसेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सक्लूसिव राइट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ब्रांड इक्विटी, या लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, या ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। ये 10 तो आपने यूट्यूब वीडियो में देख लिए। हम यूट्यूब में कितना बता सकते हैं, लिमिटेड बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट में आपको 10 और दे देता हूँ। जरा इन 10 के उदाहरण भी आप सुन लीजिए। अगला हो सकता है ऑनगोइंग इनोवेशन। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो इनोवेशन के मामले में बहुत तेज है, हर बार कुछ नया ले आती है, हर बार कुछ नया ले आती है, हर बार कुछ नया ले आती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑनगोइंग इनोवेशन के मामले में दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में से एक। इनके नए नए प्रोडक्ट आते हैं, एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर इनका माल जरूर रखता है क्योंकि कस्टमर लेना चाहता है। कभी कभी एंट्री बैरियर नेशनल सेंटिमेंट से भी क्रिएट हो जाता है, जैसे पतंजलि ने एक नेशनल सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया, स्वदेशी भावना। वो पता है यार, देश का आइटम है ये। बाबा जी जो शुरू से ही एड में क्या बोलते हैं, देश विरोधी विदेशियों को देश से हटाओ भगाओ, ये बाबा जी के स्लोगन्स हैं बहुत सारे। इससे नेशनल सेंटिमेंट जागृत हो गया। अब जो भी थोड़ा नेशनलिस्ट है ना, वो थोड़ा बाबा जी के प्रोडक्ट की तरफ नेचुरल झुकाव थोड़ा सा ज्यादा रखता है। इससे उनको शुरू से ही मार्केट शेयर गेन करने में थोड़ा बेनिफिट मिल गया। ये भी एक एंट्री बैरियर बन जाता है। कभी कभी कस्टमर वापस लाने के लिए रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, इससे भी एंट्री बैरियर बन जाता है, जैसे कि मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन या रिवॉर्ड पॉइंट, लॉयल्टी पॉइंट, जिससे कस्टमर वापस बार बार आए। इंडिया टुडे का मैक्सिमम बिजनेस होता किससे? सब्सक्राइबर बेस से। अब इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो गया, जिन लोगों ने रिकरिंग तरीके से इंडिया टुडे के सब्सक्रिप्शन आनी ही है, तो दूसरी कोई नई मैगजीन घुस नहीं पाती बीच में, एंट्री बैरियर हो गया। दूसरा कोई घुस नहीं पाता, मोनोपोली हो गया। इसलिए इंडिया टुडे इज द लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज मैगजीन ऑफ आवर कंट्री। तब से आज तक इंडिया टुडे राजा बना हुआ है। मेरी बात समझिए ध्यान से, अलग अलग तरीके हैं जिनसे इंडिया टुडे ने भी ऑप्शन ऑब्जेक्शन खत्म किया। आप क्या ऐसा करें कि कस्टमर के ऑप्शन ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए। दो ही बातें जी, कस्टमर के मन में क्या ऑब्जेक्शन है उनको लिख लो, काट डालो। कस्टमर के मन में दूसरे सर्विस प्रोवाइडर क्या ऑप्शन है
दिमाग में सोचो, उनको भी काट डालो। यही तरीके हैं कि जब आप कंपनी में बड़े चेंजेस लाते हैं। अगला पॉइंट हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें प्राइस भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी भी हो सकता है। एप्पल जो है वो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, शाओमी जो है वो प्राइस के लिए जाना जाता है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटर है। अब शाओमी ने अपने मार्केट के अंदर एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, ना ऑप्शन ना ऑब्जेक्शन, और एप्पल ने अपनी मार्केट स्पेस में एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, नो ऑप्शन नो ऑब्जेक्शन, दोनों ने कर दिया। तो दोनों ने अपनी अपनी मार्केट को पहचाना, पहले कस्टमर को पहचाना, फिर प्रोडक्ट को पहचाना, फिर पोजिशनिंग को पहचाना। आपको याद है तीन बातें, पहले आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है, उसके बाद परफेक्ट प्रोडक्ट क्या है, फिर परफेक्ट पोजिशनिंग क्या है। ये तीन प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और यहीं से एंट्री बैरियर क्रिएट हुए हैं। एक और तरीका है मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस। मार्केट में क्या ऑब्जेक्शन आए, आप कितनी तेज मार्केट में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जैसे गूगल है, गूगल मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत तेज है। जब भी कोई कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट आती है, गूगल तुरंत पूरी कर देता है। ये भी एक तरीका है जिससे एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि गूगल के आने के बाद बाकी सारे सर्च इंजन खत्म हो गए ना, वो तेजी से मार्केट को की नीड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अल्ता विस्टा, याहू, आजीव, डॉगपाइल, MSN, एक्साइड, ये सारे बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन हुआ करते थे, लेकिन ये मार्केट को लेकर उतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे। मार्केट में ऑब्जेक्शन ऑप्शन आया, ये उसको जल्दी से रिस्पॉन्ड करके चेंज नहीं करते थे, गूगल कर जाता था। गूगल 18वां सर्च इंजन, लेकिन सबसे आगे निकल गया। आगे निकलने के लिए, बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए, ये भी एक तरीका है ऑप्शन ऑब्जेक्शन खत्म करने का। अच्छा, अब एक और तरीका कमाल का, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। आप अपने प्रोडक्ट को कितनी जल्दी सर्विस करके दे देते हो, कितनी जल्दी बना देते हो। मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू आपने सुना होगा। मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में क्या करो, गाड़ी चलाते हुए जाओ और उनके वहां पे खिड़की पे, विंडो पे पैसा दो और ऑर्डर दो, और अपनी गाड़ी में वापस शीशा बंद करके अगले स्टेप पे जाओ तो बर्गर हाथ में पकड़ लो। आपने बोला कोक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बर्गर चाहिए, जो भी चाहिए, पैसा दो, अगली खिड़की पे जाओ, उठाओ, चलो, गाड़ी से बाहर निकलने का जरूरत ही नहीं। ये क्या है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। अपनी तरह की मार्केट में इनका अपना ही मोनोपोली है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अब कोई और ऐसा कर ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं तो डिस्काउंट किस बात का, उसको बोलते हैं मार्केट शेयर बड़ा करने का तरीका। ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, जैसे कोका कोला, KFC, उनके पास ट्रेड सीक्रेट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट हो सकते हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं आपसे 2 साल का और मोबाइल दे देते हैं हैंडसेट। अब तो आप उनके साथ जुड़े ही रहोगे, तो एंट्री बैरियर हो गया, आदमी चेंज करके बार बार कहीं और जा नहीं सकता। कस्टमर्स कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। कई बार आप कस्टमर को इतना कन्वीनियंस दे दो, इतना कन्वीनियंस दे दो कि वो कहीं जाए नहीं। समझ रहे बात को। जैसे एंड्रॉइड यूज करने वाला iOS पे नहीं जाता, iOS यूज करने वाला एंड्रॉइड पे नहीं जाता, क्यों, कन्वीनियंस आ गया है। जिसको सैमसंग पे हाथ चल गया है ना, उसको एप्पल का फोन दिलाओ उसको मुश्किल होती है, और जिसका एप्पल की आदत पड़ गई अब वो सैमसंग को शिफ्ट नहीं होता। क्या बोलते हैं, कस्टमर्स कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। तो आप भी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, अपने कस्टमर को इतना कन्वीनियंस दे दो, इतना कन्वीनियंस दे दो, किसी और के पास जाए नहीं। बहुत सारे उपाय हैं। और आज का मेरा आखिरी पॉइंट है सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिशंस। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन और एक्रेडिशन ले लीजिए जो किसी और के पास नहीं है, उससे भी कस्टमर का आपके प्रति लॉयल्टी बढ़ता है, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है, उससे भी उसके ऑप्शन और ऑब्जेक्शन खत्म होते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तर जिंदगी में आपको तभी ठीक मिलेगा जब ये एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क को आप प्रैक्टिस करेंगे। परिवर्तन वीडियो देख के कभी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं आटना, अनदर ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। पॉपुलरली इसको एक और बोलते हैं पाटना, बेटर ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। आपका कस्टमर आपसे नेगोशिएट कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसके ऑल्टरनेट खत्म। क्या खत्म, एक बार और, उसके ऑल्टरनेट खत्म। उसके पास ऑल्टरनेट बचा ही नहीं कोई भी। ऐसा आप क्या करें कि कस्टमर के सारे ऑल्टरनेट खत्म, इसको बोलते हैं पॉपुलरली बांटना या आटना। उसके पास ऑप्शन खत्म करने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्म करिए कि आप क्या ऐसा करें कि ऑप्शन ऑब्जेक्शन को खा के पूरी तरह से एंट्री बैरियर क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। इन सब के लिए रीडिंग मटेरियल ध्यान से पढ़िएगा। इस पूरे को रीडिंग मटेरियल में ध्यानपूर्वक एक्सप्लेन किया गया है, और असाइनमेंट जब तक आप फ्रेमवर्क भर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। हर बार बोलता हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चैट पे भी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, वेरी नाइस। प्लीज टेल मी बट इफ समवन डोंट नो अबाउट सॉल्यूशन आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, मोहित सर का क्वेश्चन आया है आगे कंटेंट बनने से पहले। सर क्या होता है, कई बार कस्टमर को सॉल्यूशन पता ही नहीं होता है आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, तो उस केस में क्या करें मैं बताता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है देवेंद्र जी का, कस्टमर को समझाने के लिए सुनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। तो मैं अब आपको आज के जो, पहले मोहित सर का आंसर दे देता हूँ,
मोहित सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आप सबके लिए वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, पहले मैं अपनी पीपीटी भी कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि सर, कस्टमर को तो सोल्यूशन पता ही नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उससे। तो अब मैं आपको अपनी वापस से उसी स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 क्वाड्रेंट है। आस्किंग सोल्यूशन, आस्किंग प्रॉब्लम, और नीचे क्या है? टेलिंग द सोल्यूशन, टेलिंग द प्रॉब्लम। आपको एज अ कोच समझना पड़ेगा कि भाई ये कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उसको आंसर नहीं पता मोहित भाई, उसको उससे पूछना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछो कि जितिन भाई ये बताओ कि बाईपास सर्जरी कैसे होती है। नहीं नहीं, आपको पता है, कोची हैज ऑल दी आंसर्स, ये कोची हैज ऑल दी रिसोर्सफुलनेस। नहीं भाई, जो जब मुझे पता है कि कस्टमर को उस टॉपिक पे नहीं पता, तो आई विल नॉट आस्क सोल्यूशन ओरिएंटेड और आस्क द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको आपकी भाषा में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर पे जाओ, वो आपसे पूछो सर बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा कर पा रहे। बोलेगा सर मुझे मार्केटिंग में लगता है मैं वीक हूँ, इसलिए मैं बिजनेस बढ़ा नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, आपके पास क्या लगता है कि कौन कौन से ऑप्शंस अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करे? सर मेरे को लगता है मैंने फेसबुक अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। बताओ कैसे करोगे? सवाल ही गलत है, क्योंकि फेसबुक पे एड चलाना इज अ हार्ड स्किल, वो ऐसे नहीं आएगा। तो उस केस में आप वो सोल्यूशन ओरिएंटेड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछोगे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप मोहित सर के माध्यम से आप सबको मैं आंसर दे पाया हूँ। सो अभी मैं वापस से हमारी ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि विवेक सर ने बताया हमें कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली बेसिकली मार्केट में जितने भी ऑप्शंस और ऑब्जेक्शंस हैं उसको खत्म करने को मोनोपोली कहते हैं। विवेक सर ने आज हमें सिखाया। इसके अलावा विवेक सर ने हमें बताया कि कैसे हम बिना डिस्काउंट या बिना उधार पे माल दिए कैसे हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मोनोपोली करने के विवेक सर ने 10 नए आइडियाज बताए। साथ में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे रीडिजाइन करें ताकि मैं मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाऊं, ये विवेक सर ने सिखाया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज दो और, बल्कि जो आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो में, मैं कैसे इसको ऑब्जर्व कर पाया, क्योंकि मैं कोचिंग दे चुका हूँ काफी सारे कस्टमर्स को, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला, आपने इसमें देखा कि विवेक सर ने बताया कि जॉब का, सर ने एक वर्ड यूज किया था। तो अगर आप जॉब करते हैं तो भी ये फ्रेमवर्क कैसे एप्लीकेबल होते हैं, विवेक सर ने इस वीडियो में बताया कि आपको देखना है कि आपको कस्टमर की जगह आपका बॉस वर्ड रिप्लेस कर देना है। तो विवेक सर ने इसी वीडियो में समझाया कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, तो कैसे इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकता है। दूसरा, विवेक सर ने क्या बताया इस वीडियो के अंदर कि ये जो 10 मैं आपको आइडियाज देने वाला हूँ, अलग जो यूट्यूब पे नहीं है। तो आपके लिए क्या है लर्निंग? आपके लिए दोस्तों ये लर्निंग है। एक ऑब्जेक्शन आता है कई बार कस्टमर से, सर आपका तो इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो सर ने क्या करते हैं, जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल है ना, उसकी एक्सटेंशन यानी कि उससे नेक्स्ट लेवल आपको हमारे फ्रेमवर्क्स में कंटेंट में सीखने को मिलता है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, सर ने मोनोपोली का एक पॉइंट बताया, यानी कि कस्टमर के लिए इतना आसान कर दो कि वो आपको छोड़ के जा ही ना पाए। कई बार क्या होता है, जब हम कस्टमर को कोचिंग देते हैं तो हम उसके लिए आसान करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं कि सर आप एक ये वाला मोनोपोली का ऑप्शन करो। तो गलती क्या हो जाती है, कस्टमर कहता है कि सर अगर मैं उसके लिए इतना आसान कर दूंगा तो मेरे मार्जिन कम हो जाएंगी। तो आपके लिए लेसन क्या है इसके अंदर, कि कस्टमर से को बताना नहीं है मोनोपोली कैसे करनी है, कस्टमर से पूछना है। यानी कि कोचिंग ही करनी है, हमें सॉल्यूशंस नहीं बताने हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। सो ये 3 चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और ये है हमारा फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क में बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले आप कस्टमर को डिफाइन करते हो। उसके बाद आप अपनी करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिखते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शंस एंड ऑप्शंस जो कस्टमर बताता है आपको, या ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं, क्या कस्टमर बता रहा है, और फिर उसके बाद आपके लिए क्या रेलेवेंट है, आप ये खुद डिफाइन करते हो। कोच नहीं पूछेगा, कोच आपको बताएगा सर ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको क्या लगता है क्या रेलेवेंट है। और फिर उसके बाद आप अपनी नई सेल्स स्क्रिप्ट या नई प्रोडक्ट क्या होना चाहिए या चेंजेस क्या होने चाहिए वो आप डिफाइन करते हो। तो ये फ्रेमवर्क्स हैं। ये फ्रेमवर्क का प्रिंट आउट है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। सो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ आपको। सो एनी क्लूज, आपको क्या लगता है कि ये जो 8P का जो फ्रेमवर्क है मैं कहाँ पे आएगा? क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। एनी क्लूज कि अगर एंट्री बैरियर 8P का सीक्वेंस जब आपको याद तो हो गया होगा। सो मेरी ट्रेनिंग में आप 4-5 बार आ चुके हो।
सो क्या लगता है आपको कि एंट्री बैरियर कौन से पी का पार्ट है? एनी क्लूज, एनी गेसेस? यहाँ पे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रॉब्लम, फोर्थ प्रोडक्ट, ओके, प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, नाइस नाइस। प्रॉब्लम, ओके। सो बहुत सारे मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, लेकिन आप में से काफी लोगों ने प्रोडक्ट बोला। सो यहाँ पे हम देखिए, प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद हम पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो दो सारे कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम के बाद कौन सा पी आता है? प्रॉब्लम के बाद आगे हम बढ़ते हैं जब, तो हम यहाँ पे बात कर, ओके, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप डोंट टाइप, सो आई विल गिव यू द आंसर नाउ। देखिए, सो क्या होता है, हम पहले सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम किसकी है, प्रोस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं, फिर आता है पीपल, फिर आता है प्रोडक्ट। हम यहाँ पे अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे चेंजेस और करेक्शंस करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। मैंने जान पूछ के आपको आगे के पीस का मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम बता चुका हूँ, प्रोस्पेक्ट का एक आधा फ्रेमवर्क करवा चुका हूँ, पीपल का करवा चुका हूँ, तो अब मैं आपको प्रोडक्ट का फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूँ आज। ओके, सो दोस्तों, अब आपके लिए मेरे पास एक बोनस का टाइम आ गया है, और वो बोनस है जो आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, और वो है आपको मैं 26 फ्रेमवर्क्स की जो वीडियोस है, जो हमारी बीबी कम्युनिटी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मैंने आपके लिए वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करके जो इसी प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विमल सर और उनकी टीम से कि ये वन ऐप पे आप अवेलेबल करा दीजिए। आई होप आपको पसंद आएगा ये बोनस आज का, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। आप बहुत टाइम से बोल रहे थे, मैं जान पूछ के इसको नहीं बता रहा था पहले, बिकॉज मैं चाहता था कि आपकी सीरियसनेस बिल्ड हो ट्रेनिंग को लेके। सो अब आपकी मैं देख रहा हूँ सीरियसनेस बिल्ड हो रही है, आप रोज आ रहे हैं, तो मैं आपको 26 फ्रेमवर्क्स, अगर आपका मन है कि मुझे और सीखना है और जल्दी सीखना है और प्रैक्टिस करना है, सो मैं आपको 26 फ्रेमवर्क्स के जो वीडियोस के जो लिंक है, जो आपको शायद ना मिलते आसानी से, मैं आपके लिए इजीली अवेलेबल करवा रहा हूँ। प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है? यहाँ से आपको भी मेहनत करना है मेरे साथ साथ, ठीक है? इसी प्रकार का बोनस मैं आपको रोज देता रहूंगा, डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। सो अब आ रहे हैं आज की टारगेट ऑडियंस के ऊपर। दोस्तों, हमने फ्रेमवर्क देखा, अभी फ्रेमवर्क के साथ साथ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये कौन से कस्टमर की कौन सी नीड को फुलफिल करता है। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से कस्टमर की कौन सी नीड को फुलफिल करता है, अब ये हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं। हम है ना स्टेप बाय स्टेप डीप जाएंगे, ठीक है? तो आप सर सीरियसनेस थोड़ा सा और दिखाइए प्लीज मेरे साथ। और मैं आज के सेशन में है ना, अब मैं आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा, आंसर कम दूंगा, क्योंकि अब आज का चौथा पांचवा सेशन है ना, थोड़े बहुत तो ट्रेन हो गए होंगे ना आप, ठीक है? अच्छा, थैंक यू शुभम जी फॉर योर मैसेज। आप कह रहे हैं कि आपका सेशन डेली होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। अब मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप डीप लेके जाऊंगा। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन दोस्तों, ऑल आई आस्क इज योर सीरियसनेस, ठीक है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको आंसर देना है, सो प्लीज बी रेडी, ओके? मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप कितने स्पॉन्टेनियस हो रहे हो। आज अगर चौथा दिन है, तो क्या आप समझ पा रहे हो, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? हम वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट की हम बात करते हैं, जो सबसे जेन्युइन नीड होती है वो होती है सबसे पहले कि मुझे जॉब, सॉरी, मुझे बिजनेस शुरू करना है, ठीक है? आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो क्या लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इससे संबंधित, जो इस फ्रेमवर्क में आंसर हो जाएंगी? कौन सी प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कीजिएगा, सोल्यूशन की बात मत कीजिए। चैट पे मुझे लिख के बताइए कि जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, अभी वर्किंग प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें सोल्यूशन जिसका मिल जाएगा। सोचिए, मैं आपके ईज के लिए, अगर आप कहें, ओके, आप कह रहे हैं स्किल, पहला कह रहे हैं, ओके फाइन। आकाश सर बता रहे हैं स्किल, अर्चना मैडम बता रही है बिजनेस स्किल्स, अजय कुमार सर कह रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। आकाश जी बता रहे हैं क्लैरिटी, मोहित जी बता रहे हैं एंट्री बैरियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। रूबी मैडम बता रही हैं बिजनेस स्किल्स, संजय गुप्ता जी बता रहे हैं आइडेंटिफाई दी ऑप्शंस, ओके, वेरी नाइस। शीतल मैडम प्राइसिंग, अभय सर मार्केट मार्केट रिसर्च, ग्रेट। दोस्तों, अब आप स्टॉप कीजिए, आई विल नाउ, ओके, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, लगता है मेरी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है, अब तो लाइन लग गई है मैसेजेस की। बिजनेस एक्यूमेन, एंट्री बैरियर स्किल्स, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत ही क्लोज हैं। और देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
इस ट्रेनिंग से पहले हो सकता था कि आप ये सब आंसर ना दे पाए, लेकिन देखिए अब आप अपनी प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं फ्रेमवर्क, देखिए यार ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आप शायद पहले नहीं कर पा रहे। सो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दोस्तों, दैट यू आर ऑल्सो मेकिंग प्रोग्रेस विद मी। सो यहाँ पे आप सबसे पहला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंट्री बैरियर की, यानी कि अगर यहाँ पे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको बिजनेस शुरू करना है ना भाई, आज की डेट में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ये प्रॉब्लम है ऐसे लोगों की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मार्जिन्स। मार्जिन जो है ना वो बहुत कम रखनी पड़ती है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस में मार्जिन सबसे कम रखनी पड़ती है। तीसरा, कुछ इनोवेशन कैसे करें ये तो पता ही नहीं ना, क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं है दिमाग में, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। इसके अलावा जब आप मार्केट में उतर गए, आपको ये फ्रेमवर्क नहीं आता करना, तो आप जब माल बेचोगे ना, तो आपको पता है क्या बोला जाएगा, यार अभी तो आप नए आए हो, डिस्काउंट पे दो, क्रेडिट पे दो, मैं बताऊंगा आपको। ये रिटेलर की प्रॉब्लम होती है, या मैन्युफैक्चरर कोई नया बनता है ना, तो उसको ना माल उधार पे देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को। और ये मैं आपको मार्केट की रीड बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर्स आके ये बोलते हैं मुझे कि सर मैंने अभी शुरू किया है तो दुकान उधार पे दे रहा हूँ, सामान ये सब चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिस बंदे को स्टार्ट करना है बिजनेस, ठीक है। या एक और प्रॉब्लम होती है, उसको ना बड़े बड़े ब्रांड से कम्पीट करना पड़ता है, तो वो ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि बड़े ब्रांड्स मार्केटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं, लॉयल्टी भी होती है उनकी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम्स को याद करना है। क्यों याद करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है विवेक सर ने एक हमेशा हमें चीज बताई है, पैराफ्रेजिंग एंड पैरेटिंग। जब कभी भी किसी कस्टमर से जाएं, वो बोले सर मुझे बिजनेस शुरू करने का है, तो ना आप बोले सर आपने कभी तक सोचा है कि क्या बिजनेस करना है, कह हाँ सर मैंने सोचा है कि ये बिजनेस करूंगा। ओके, वेरी नाइस। तो सर क्या लगता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें बोलेगा सर मुझे लगता है कि ना बहुत ज्यादा ना मार्केट में कंपटीशन है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में कंपटीशन है तो दिक्कत क्या आएगी सर, आपको ना माल उधार पे देना पड़ेगा, आपकी मार्जिन बहुत कम होगी सर, और बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे जो ये सेम काम कर रहे होंगे, और सर आप भी वही कर रहे होगे जो हर कोई कर रहा है। तो देखो आपने कन्वर्जेशन कैसे करनी है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स है ना, कस्टमर से पैराफ्रेज पैरेटिंग में मदद करेंगी आपको, ठीक है। सो दोस्तों हर स्लाइड जो है ना, मैं बहुत ही थॉट मतलब मैं बहुत टाइम लगाता हूँ हर स्लाइड पे, और ये वो आंसर्स होते हैं जो मैं सुनता आया हूँ पिछले 5 सालों में, ठीक है। सो प्लीज मेमोराइज कीजिए इन प्रॉब्लम्स को, ये कस्टमर से रपो बिल्ड करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप भी उनकी लैंग्वेज बोलेंगे ना, तो आप भी वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों सॉल्यूशंस क्या है, आप सबसे पहले तो मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि हम बात करें मोनोपोली करने की। आप ना ब्रांड बिल्ड कर पाओगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे होगे जो कोई नहीं कर रहा, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाओगे। और इसके अलावा आपका जो कंपटीशन का जो प्रेशर है कि यार बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, वो आप रिड्यूस कर पाओगे। इसके अलावा आप के पास एक्सपेंशन की, क्योंकि आप वो काम करोगे जो कोई नहीं कर रहा है, ऑप्शन और ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तो आपके पास बहुत सारी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो दोस्तों ये सारे आपके स्टेटमेंट्स है जो होने चाहिए, कि अगर ये फ्रेमवर्क कोई करता है तो उसको क्या आउटकम मिलता है। तो आपको ये फ्रेमवर्क की जो स्टेटमेंट्स है आप ये याद कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। सो वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट अगर जॉब करना चाहता है तो कैसे ये फ्रेमवर्क हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता और और मेरे को जॉब चाहिए, तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। मुझे प्रॉब्लम आ रही सबसे पहली तो, कि भाई मार्केट में ना बहुत सारे लोग सेम तरीके की जॉब देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बहुत कंपटीशन है मार्केट में। उसके अलावा यार मैं क्या लिखूं रिज्यूमे में जो सामने वाले इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करे। ओके, उसके अलावा मेरे पास सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल मैं जल्दी से बता देता हूँ होता क्या है बेसिकली। सॉफ्ट स्किल जो आप लेके पैदा होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप, फॉर एग्जांपल योर कम्युनिकेशन, योर सॉफ्टनेस, ये आपके सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल क्या है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि कोडिंग, या फिर कंप्यूटर नॉलेज, तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको कहते हैं हार्ड स्किल। तो जनरली स्पीकिंग इन लोगों के सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल जो है वो कम होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ओके, वो पहले मैं फ्रेमवर्क बताता हूँ, फिर मैं आपको बोनस देने वाला हूँ आज एक और। सो दोस्तों ये फ्रेमवर्क क्या करता है, ये आपको सही स्किल क्या होनी चाहिए
वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कैसे? सोचिए, हमारे फ्रेमवर्क में क्वेश्चंस क्या थे कि आपका कस्टमर कौन है, उसको आपको रिप्लेस कैसे करना है, यार आप कौन से जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद माई करंट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि मैं अभी मुझे क्या आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? ऑब्जेक्शंस एंड ऑप्शंस। तो उसमें क्या जवाब देना है, यार इस समय जब मैं इंटरव्यू देने जाता तो क्या क्या सवाल आते हैं। और वो क्या कहता है कि बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फिर आएगा एंट्री बैरियर, यानी कि मैं क्या स्किल्स को ऐड करूं, आइडेंटिफाई कैसे करूं। और फिर अपनी सेल्स स्क्रिप्ट। सो हाउ ब्यूटिफुली ना आप इस सवाल का भी जवाब इसमें से आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हायर होने के। हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि सर आप ये फ्रेमवर्क कर लो आप हायर हो जाओगे, नहीं, ये नहीं कह सकते, ये गलत है। हम ये बोलेंगे कि सर आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड विल इंक्रीज। आप खुद की प्रोफाइल में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे। आप अपने रिज्यूमे लिखने का जो स्किल है वो इंप्रूव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आपकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या चेंजेस लेकर आओगे। सो आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। दोस्तों, सिर्फ फ्रेमवर्क को लिखने से हेल्प नहीं होगी। अब मैं आपको आज का बोनस बताने वाला हूं, जो मैंने आपको आज तक नहीं बताया। जब भी फ्रेमवर्क कोई करता है ना, तो ये 5 चीजें, ये 5 स्टेप्स हैं जो फॉलो करनी होती है। सबसे पहला है स्किल रिफ्लेक्शन, यानी कि फ्रेमवर्क करते हो ना तो आपको समझ में आता है यार ये चीजें हैं जो डेवलप करनी है। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होती है? स्किल को डेवलप करना। कुछ ऐसा ऐसे जादू की छड़ी थोड़ी ना कि फ्रेमवर्क किया हो गया, उसके बाद आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब कि आपको सही लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेनर रोल में अप्लाई कर रहे हो, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि यार इस डिपार्टमेंट में काम कैसा होता है। उसके बाद जब आप ये सारी कर लोगे, तब आप अपने आप को कम्युनिकेट करना शुरू करोगे। आप जो आप करते हो या करना चाहते हो वो आप उसके लिए रिसर्च करोगे, काम करना शुरू करोगे। और उसके बाद दोस्तों आपको मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज। तो ये 5 फेसेस में फ्रेमवर्क आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सो ये 5 स्टेप्स आपको क्यों पता होना चाहिए एज अ काउंसलर? आपको इसलिए पता होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज आप कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं बोलोगे सर बस फ्रेमवर्क कर लो सब कुछ हो गया। एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर्ड। फ्रेमवर्क के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। सो द नेक्स्ट प्रोफाइल इज स्टूडेंट, जिनको सिर्फ बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड करना है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स कॉमनली जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है वहां पे, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री उनसे एक्सपेक्ट करता है वो उनको नहीं पता, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो उनको समझ नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बिजनेसेस में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो नहीं पता। सो एंड ऑल्सो ट्रांसफरेबल स्किल्स, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ट्रांसफरेबल स्किल्स होते हैं कि वो स्किल्स जो आप किसी भी क्रॉस डिपार्टमेंट क्रॉस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, तो वो आप डेवलप नहीं कर पा रहे, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। तो ये 5 जो ऐसे लोगों को आती है, ऐसे कस्टमर्स को आती है। तो हमारा ये वाला फ्रेमवर्क, मैं बात कर रहा हूँ इस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की, यानी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर फ्रेमवर्क में बताता हूँ कि ये फ्रेमवर्क कैसे सॉल्व कर रहा है। सो आई टेकिंग यू वेरी स्टेप बाय स्टेप डीप लेके जाता हूँ आपको मैं फिर से। और हाँ दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप प्लीज बने रहिए। थोड़ी ही देर में हमारी सीनियर मैनेजमेंट आपसे मिलेगी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग्स एंड एग्जाम्पल सीखते हैं। आपको बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड करना है ना सर, सो आपको बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करते हैं मोनोपोली। उसके बाद आपको जो नॉलेज गैप है ना, कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो गैप को फिलफिल कर पाओगे, क्योंकि ये जो सोल्यूशंस हैं ये कोई पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहे हैं मार्केट में, तो वो नॉलेज गैप को आप फिल कर पाओगे। उसके बाद सर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको मार्केट का पता चलेगा, आपको पता होगा कि ठीक है मार्केट में अगर मोनोपोली क्रिएट करनी है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसके साथ साथ आप वो स्किल बिल्ड कर जाओगे जो हर इंडस्ट्री में काम आएंगे। सोचिए ना, अगर आपको जॉब भी करनी है आगे जाके तो भी आपको काम आएगा, या आपको बिजनेस शुरू करना है तो भी आपको काम आएगा, क्योंकि एक ऐसा स्किल है जिसमें आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे। ये फ्रेमवर्क क्या सिखाएगा आपको? हाउ टू compete इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये स्किल है बेसिकली जो आप सीख पाओगे इस फ्रेमवर्क की मदद से। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, जितना आप इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस करोगे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देता हूँ अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं यही सवाल पूछता हूँ
सामने, तो उसमें बताओ कि अगर बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करोगे। एंड स्टूडेंट जिन्होंने एमबीए की पढ़ाई करी है 5-5 साल, वो आंसर ही नहीं कर पाते सिंपल क्वेश्चंस कि भाई डिस्काउंट ना देना पड़े क्या करें, दे डोंट हैव द आंसर। सो आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सोचो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स आती है कि सर मुझे ना करियर में ग्रोथ चाहिए, या ना मैं अपनी जॉब से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसकी वजह से क्या होता है उनकी जिंदगी में, पहला तो वो अपने जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनके कल्चर में वो ढाल ही नहीं पाते खुद को। वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और कंपनी के कुछ और उनके साथ नीड और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। साथ ही साथ वो अपनी कंपनी में ग्रोथ नहीं ले पाते, इंटरव्यूज नहीं क्लियर कर पाते। इसके अलावा उनको क्योंकि अब वो स्किल मिसमैच है ना, तो रिकग्निशन नहीं मिलता और अप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिससे उनकी। Okay, Nidhi madam, I have noted down your message. Thank you. So, your request is to, uh, इनकी रिक्वेस्ट है विमल सर कि मेरे को सारे फ्रेमवर्क्स पढ़ाने चाहिए। आई विल ट्राई निधि मैडम, प्लीज पे अटेंशन हियर बिकॉज मुझे कवर भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिक्वेस्ट। सो मैं बता रहा था आपको कि कैसे आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई ग्रोथ नहीं है करियर में, सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाई काम भी ऐसे ही करोगे आप धक्का पेड़ के, तो ना कोई रिकग्निशन मिलेगा ना कोई अप्रिसिएशन मिलेगा। इसके अलावा जब रिकग्निशन नहीं अप्रिसिएशन नहीं तो क्या होगा, मोटिवेशन भी डाउन। तो अब मैं ना, मेरे जो कलीग्स हैं फ्रेंड्स हैं वो सोच पा रहे होंगे यार ठीक है यार अब समझ में आया कि मोटिवेशन क्यों डाउन होता है, व्हाट इज इट विच इज मिसिंग, सो इसके अलावा अब क्योंकि मोटिवेशन कम है, रिकग्निशन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, तो दोस्तों सैलरी भी ना स्टैग्नेंट हो जाती है, कॉम्पनसेशन भी कम रहता है। तो ये सारे ना रीजंस होते हैं जो ऐसे लोग फेस करते हैं और अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से। तो अब ये वाला फ्रेमवर्क, सिर्फ इसी फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, जनरल नहीं बता रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहला तो जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्लियरली कि यार मेरे पास इस समय कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो होने चाहिए आगे ग्रो करने के लिए, तो वो एंट्री बारे में विवेक सर ने 20 पॉइंट्स बताए ना, उसी प्रकार से आपके कौन से स्किल्स हैं जो होने चाहिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हो तो आपके आईजेपी में क्लियर करने का या नई जॉब ढूंढने के जो चांसेस है ना, वो आप बिल्ड कर पाओगे, वो आप अचीव कर पाओगे। और आपको याद रखिए सिर्फ फ्रेमवर्क करने से हेल्प नहीं होगी, मैंने आपको 5 स्टेप्स बताई थी, 5 स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, तो वो 5 स्टेप्स भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जब ये सवाल पूछोगे ना कि यार इस समय कस्टमर ऑब्जेक्शन क्या दे रहे हैं, सामने वाला इंटरव्यूअर क्या रिजेक्ट करके कर रहा है मेरे को, तो ना आप मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके अलावा आप जो अभी जो 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 जॉब रोल आपके लिए सही है आप वो डिफाइन कर पाओगे, यानी कि आप किसके लिए बने हो। अगर आप इस डिपार्टमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, रिकग्निशन नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल पा रहा, व्हाट आर द रीजंस, आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके अलावा अपना ग्रोथ पाथ आप डिफाइन कर पाओगे। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। विवेक सर ने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि ब्रेनस्टॉर्म करो, आइडेंटिफाई करो कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या चीजें बदलाव लेकर आओ। तो उसी तरीके से जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्या स्किल्स आप मिसिंग हो, क्या बिल्ड करना है, तो आप अपने आप को उसकी सेल्स स्क्रिप्ट लिख के खुद को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। अब आते हैं लास्ट टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फ्रेमवर्क विच इज बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब आपके फेवरेट हैं, ये तो आपके लिए पीस ऑफ केक है कि आप सब तो इनसे डेली बात करते हो। सो क्या प्रॉब्लम्स हैं भाई, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब इसी नीड को ध्यान में रखते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सर मेरा ब्रांड या मेरा काम सेकंड चॉइस है कस्टमर के लिए। जैसे सर कहते हैं ना एग्जांपल में कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कभी कोई ये नहीं कह रहा पप्पू जूस ड्रिंक है ना, तो मेरा मेरा दुकान है पप्पू जूस ड्रिंक है ना, तो वो क्यों नहीं है, सेकंड चॉइस क्यों है, थर्ड चॉइस क्यों है। दूसरा मेरी ग्रोथ बहुत कम है, स्टैग्नेंट हो चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मुझे बहुत ही कम प्राइस में देना पड़ता है क्योंकि सामने वाला 10 का बेच रहा है तो मैं 11 का नहीं बेच सकता सर, मुझे 10 से कम का ही बेचना तभी कस्टमर मेरे पास आएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो हर कोई कर रहा है, इनोवेशन तो है ही नहीं। कस्टमर लॉयल नहीं है क्योंकि कस्टमर की जो नीड है कहीं पे भी फुलफिल हो रही है, तो कस्टमर जो है कहीं रुकता नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी जो है ना वो मेंटेन नहीं है मेरे साथ। इसके अलावा जो कोई भी है सर, कई बार तो क्या होता है कि जिसको मैं काम जो मेरे साथ कर रहा है ना वही काम शुरू कर देता है, कोई ऐसा बैरियर ही नहीं है, कोई भी कर सकता है। आपने देखा होगा ना, एक दुकान चलती है तो 10 दुकान साथ में खुल जाती है, तो बहुत ज्यादा ये काम जो है हर कोई कर रहा है सर।
तो अब ये वाला फ्रेमवर्क, सिर्फ इस फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ कि ये कैसे उसको सही करने में मदद करेगा। सबसे पहले सर, आप मोनोपोली जब क्रिएट कर लोगे तो आप मार्केट को डोमिनेट कर पाओ। ये वो वर्ड्स हैं दोस्तों जो आपको याद करने हैं। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो, बट यू हैव टू राइट इट डाउन एंड मेमोराइज। आप मार्केट को डोमिनेट कर पाओगे, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर पाओ। कैसे प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ेगी? बहुत आसान है ना। प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि सर आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट पे माल नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो कम होगा। मार्केटिंग एक्सपेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, हर कोई वही कर रहा है। और दूसरा दूसरा क्यों क्यों बढ़ता है? क्योंकि मार्केट में जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब मार्केट में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो भाई कस्टमर तो रेफर कर देगा ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी, तो आपका मार्केटिंग करने का खर्चा बहुत बच जाता है। इसके अलावा आपको तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपका कंट्रोल है। जनरली क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको अपने मैं कैसे बता पा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे जो कस्टमर्स है होलसेलर्स होते हैं। होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है, या ट्रेडर होते हैं मेरे कस्टमर्स। तो ट्रेडर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और आगे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अलग अलग, उनके पास भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। वो क्या कहते हैं? सर आप मुझे दे रहे हो 10 रुपए का पर पीस, वो, और आप बैठे दिल्ली में। आज की डेट में मैं करनाल पे दुकान है और मेरी करनाल में एक और खुल गया है होलसेलर जो फैक्ट्री से ही माल मंगवा रहा है, और वो भी मुझे 10 रुपए में दे रहा है। मैं आपसे क्यों मंगवाऊं? आप मुझे कहते हो कि मुझे 100 यूनिट खरीदे, मुझको 10 भी भिजवा देता है। तो जो आपका नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, वो भी आपके ऊपर, आप उनका कोई कंट्रोल नहीं है आपका उनके ऊपर। तो जब आपकी मोनोपोली है दोस्तों, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो रेवेन्यू है ना वो स्टेबल रहेगा। साथ में आपको जो रिस्क है बिजनेस लॉस का, या कोई भी इसको बिजनेस को शुरू कर दे रातों रात बदलाव का, वो एकदम कम हो जाएगा। लास्ट स्लाइड, नीट एनालिसिस के क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो अगर मैंने पूछ लिए कस्टमर से तो सामने वाले के जहन में ना इस फ्रेमवर्क या इस कंटेंट को लेकर नीड जनरेट हो जाएगी। सबसे पहला तो सवाल क्या हो सकता है? वो है कि सर इस समय आपकी मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव है, आपको क्या लगता है? दूसरा क्या है? सर इस समय आपको लगता है कि आपके एरिया में कितने कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके, और उनमें से आप कितने कस्टमर्स को आप इस समय माल बेच रहे हो। तीसरा, सर इस समय आपको छोड़ के ये सेम काम और कितने लोग कर रहे हैं। चौथा, सर इस समय क्या आपका कस्टमर आपके साथ बना रहता है? क्या वो आपको छोड़ के तो नहीं जाता आसानी से? अच्छा सॉरी, क्या आपको छोड़ के चला जाता है आसानी से? या सर इस समय जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप किसी होलसेलर पे मिले हो, B2B बिजनेस है, सर क्या इस समय आपका जो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सिवाय माल लेने के? सो दोस्तों ये सब सवाल हैं, ये इससे अगर आप कस्टमर से पूछेंगे तो वो आपको तो आप समझ पाएंगे इस फ्रेमवर्क की नीड, और कस्टमर भी समझ पाएगा इस फ्रेमवर्क की नीड, और आपको उसको सोल्यूशन प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बताया है ताकि आप कस्टमर से सही सवाल पूछें, सामने कस्टमर की नीड जनरेट हो, और आपका जो सिचुएशन है ओवरऑल वो आपके लिए फेवरेबल हो जाए। आज के लिए मैं एक ही फ्रेमवर्क पढ़ाने वाला हूँ विमल सर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 11:59 हो चुके हैं। सॉरी मैंने थोड़ा सा एक्सीड कर दिया, क्षमा कीजिए। मैं कल से ट्राई करूंगा कि जल्दी कॉल कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ लवली टू एवरीथिंग दैट आई हैड टू शेयर। फिर भी कोई सजेशन हो, कोई करेक्शन हो जो आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच विमल सर, हर्षिल मैडम, फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच जितिन सर। यस, अमेजिंग सेशन। देखिए लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए, अमित मिश्रा जी, इतनी बढ़िया सेशन है।